बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये ठीक है कि नवाज शरीफ ने वार को तरा दे दी और जो एक खतरनाक स्ट्राइक जमहूरी निज़ाम पर हो सकता था वो टल गया और अभी कुछ मुद्दत तक जमहूरी निज़ाम किसी खतरे से बेनियाज रह सकता है। लेकिन आइन मुखालिफ क़ुव्वतों के जो तर्जमान हैं वो ये बता रहे हैं कि नहीं, वो टले नहीं हैं, वो हर सूरत नए सूबे बनाएंगे, हर सूरत वो सदारती निज़ाम लाएंगे और हर सूरत वो फंड का मसला, फिनांस कौंसल, अवार्ड कौंसल, नेशनल अवार्ड जो होता है उसका मसला वो हल करेंगे अपनी फेवर में। इसके बगैर निजात नहीं, वरना फिर ये सारा निज़ाम लपेटा जाएगा। निज़ाम तो खैर वैसे ही लपेटा जाएगा अगर ये प्लान कामयाब हो जाता है। तो ये बता रहे हैं कि रेफरेंडम का धमाका होगा और पता नहीं कौन कौन इसमें उड़ जाएगा। अब अंदाज़ा कीजिए कि इनकी ज़ुबान धमाकों की डिक्शन के अलावा कोई और लफ्ज़, ठीक मुनासिब लफ्ज़ जानती ही नहीं है, जबकि आधा पाकिस्तान इस वक्त जल रहा है और वहाँ हमारा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो है एक बहुत बड़े फेलवर से दो चार है। इतनी बड़ी नाकामी दुनिया के किसी भी मुल्क के सिक्योरिटी निज़ाम को नहीं हुई जितनी हमें है, अगरचे हमारे जवान बहादुरी में बेमिसाल है और उनकी जानी कुर्बानियाँ पूरे मुल्क के अवाम के लिए सदमे का बायस है। लेकिन जो सिस्टम है वो नाकाम हो रहा है। पाकिस्तान के अंदरूनी दिफा का सिस्टम नाकाम हो रहा है। तो इस सूरत हाल में ये लोग जो ये खुशखबरियाँ देते हैं कि बड़ा धमाका होने वाला है, वो ये चाहते हैं कि सिंध में भी बलूचिस्तान जैसा रिवोल्ट हो जाए। तो हम इस पर बात करेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या राज है। मेरा ख्याल है सब लोग इस राज को जान गए हैं कि क्यों इस्टेब्लिशमेंट इतनी शिद्दत से और इतने शद्दोमद से अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहती है, और इन सवाल का जवाब भी देंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक और बात करना चाहता हूँ। एजाज सैयद साहब हैं, बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं और पढ़े लिखे आदमी हैं, और उनका एक नाम और मुकाम है। वो एक प्रोग्राम करते हैं, एक व्लॉग करते हैं, और उस व्लॉग में गुज़श्ता रात उन्होंने कुछ ऐसे इंकशाफात उस प्रोग्राम में किए गए कि जिससे मुझे तो पहले यकीन ही नहीं आया कि ये क्या कह रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर ये इंकशाफात वो किसी आलमी रिकॉर्ड वाली किताब वाली कंपनी के पास पहुंच जाए तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाब में इसकी एनरोलमेंट भी हो जाएगी, ये भी उसमें शामिल हो जाएगा कि इतना बड़ा इंकशाफ कि जिसका ना चीन वालों को पता है ना भारत वालों को पता है, सिर्फ दुनिया में हमें पता है। और ये एक हैरत मुझे इस बात पर हुई कि एजाज सैयद साहब पढ़े लिखे आदमी, उनको पता है कि ये अदाद शुमार गलत है, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार की, गोया के तस्दीक कर दी कि हाँ ऐसा ही है। ये अदाद शुमार उन्होंने पेश नहीं किए, उनके को प्रोग्रामर जो थे उन्होंने पेश किए, और उन्होंने भी किसी ब्रीफिंग का हवाला दिया। इसके अलावा ये भी बताया गया कि पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं, ये सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन वाले मुमालिक हैं चाइना और इंडिया, उनके भी तमाम सूबे हमारे एक एक सूबे से छोटे, यानी हमारा जो सबसे छोटा जो सूबा है वो भी चाइना और इंडिया के किसी भी सूबे से बड़ा है। तो यानी एक मिसाल इंतजामी तकसीम की हमें अपने कुर्ब जवार में भी नजर आती है। इसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि ये जो कंपेन चल रही है ना कि छोटे सूबे बनाने चाहिए, तो उसके हक में किसी ब्रीफिंग का जिक्र किया कि वहां आदाद शुमार बताए गए कि दुनिया में इस वक्त क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान में इस वक्त छोटे सूबे ना होने की वजह से क्या क्या तबाहियां नाजुल हुई हैं। तो उन्होंने बताया कि चीन और भारत, इन दोनों के जो सबसे बड़े सूबे हैं ना आबादी वाले, सबसे बड़े सूबे आबादी वाले, वो पाकिस्तान के सबसे छोटे आबादी वाले सूबे बलूचिस्तान से भी छोटे हैं। यानी बलूचिस्तान की आबादी 1.5 करोड़ है, गोया के चीन के जो बड़े से बड़े सूबे हैं उनकी आबादी 1.5 करोड़ से कम है, और जो इंडिया के बड़े से बड़े सूबे हैं उनकी आबादी भी 1.5 करोड़ से कम है। मेरा ख्याल है आप ये सुनकर चौंक गए होंगे कि ऐसी बात तो कोई आदमी कर ही नहीं सकता जैसी ये बात इन्होंने कर दी, और आप भी जानते हैं। और इंडिया के सूबों की क्या आबादी है तो पाकिस्तान में बेशुमार लोगों को पता है। चीन में सूबों की क्या आबादी है ये शायद बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे। तो बहरहाल आप नेट पर देखिए, किसी भी साइट पर चले जाइए, जो जनरल साइट्स होती हैं उनमें चले जाइए, या जो स्पेसिफिक साइट्स हैं, मसलन वर्ल्ड एटलस है, या चीनी या इंडियन गवर्नमेंट के जो अपनी ऑफिशियल पेजेस होते हैं उन पर चले जाइए,
सैकड़ों आपको रेफरेंस मिल जाएंगे कि चीन के बड़े सूबों की आबादी क्या है। तो मैं सिर्फ रिकॉर्ड की हद तक ये आपके खिदमत में पेश करता हूँ, वरना मेरा ख्याल है ये कोई भी आदमी जब चाहे इन चीज़ों का मुआयना मुताला कर सकता है और ये देख सकता है कि ये आखिर ये गलत हवाला क्यों दिया गया कि चीन और इंडिया के सबसे बड़े सूबे भी बलूचिस्तान से छोटे हैं। मैं सब सूबों की वो नहीं करूंगा, सिर्फ पहले 10 सूबों का जिक्र करूंगा जो चीन के सबसे बड़े 10 सूबे हैं। उनमें सबसे बड़ा सूबा है ग्वांगडांग। इसकी आबादी इसमें लिखी है 12 करोड़ 65 लाख। क्या बलूचिस्तान की आबादी ज्यादा है इससे? बलूचिस्तान की आबादी तो 1.5 करोड़ है और ये है, यूं समझिए कि 13 करोड़ के लगभग आबादी है। दूसरे नंबर पर है शेनडोंग, इसकी आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है। तीसरे नंबर पर हैरान है, जो वो एक जजीरा नमा है ना, चीन के मशरकी कोने में आपको नजर आएगा कि छोटा सा जजीरा नमा हैनान, उसकी आबादी तकरीबन 10 करोड़ है, यानी 9 करोड़ 87 लाख, 13 लाख कम 10 करोड़ पूरे। और फिर है जियांगसू 8.5 करोड़। 5वें नंबर पर है सिचुआन, जहां हमारे वजीर आजम भी दौरा करते रहते हैं, वो उसकी आबादी है 8.5 करोड़। हिबाई, इसकी आबादी है 7 करोड़ 42 लाख। उसके बाद है हुनान, ये इसकी आबादी 6.25 करोड़। ज़ीजियांग, ये तकरीबन 6.25 करोड़। और एनहू, ये है 6 करोड़ से ज्यादा। और उसके बाद 10वें नंबर पर है हुबाई, जिसकी आबादी है तकरीबन 6 करोड़। यानी सबसे बड़ा सूबा 12-13 करोड़, यानी जिस तरह हमारा पंजाब है इस तरह की आबादी का है। इसके बाद 9 सूबे ऐसे हैं जिनकी आबादी 6-7 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक बनती है। और ये हमारी इस ब्रीफिंग में बताया गया कि चीन के सबसे बड़े सूबे की आबादी भी बलूचिस्तान से कम है। मकसद ये बताना है लोगों को कि चीन और इंडिया जैसे मुल्क में छोटे छोटे सूबे हैं, तो पाकिस्तान में छोटे सूबे क्यों नहीं हो सकते? अगर ये छोटे सूबों के हक में तहरीक इसी तरह के अदाद शुमार से चलानी है तो फिर अल्लाह ही रहम करे पाकिस्तान की सूरत हाल पर। अब रिकॉर्ड के लिए मैं आपको इंडिया का भी जिक्र कर दूं कि इंडिया की सूबों की क्या आबादी है। यहाँ भी कहा जाता है कि यहाँ भी इस ब्रीफिंग में बताया गया है, ये इनके प्रोग्राम में, कि इंडिया के भी बड़े से बड़े सूबों की आबादी बलूचिस्तान से कम है, यानी बलूचिस्तान इंडिया के हर बड़े सूबे से बलूचिस्तान बड़ा है। तो जरा देखिए, यूपी की आबादी को तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि वो 25 करोड़ के लगभग है। मेरे सामने जो इस वक्त लिस्ट खुली है उसमें 24 करोड़ और 10 लाख आबादी बताई गई, एक्चुअली ये आबादी 25 करोड़ है। दूसरे नंबर पर इनका सूबा है बिहार, जिसकी आबादी है 13 करोड़, यानी 12 करोड़ 85 लाख 92 हजार, तो ये 13 करोड़ ही हो गए। चौथे नंबर पर है वेस्ट बंगाल, 10 करोड़। 5वें नंबर पर है मध्य प्रदेश, 8.25 करोड़। फिर तमिलनाडु है 7 करोड़ 70 लाख, 7.25 करोड़। फिर राजस्थान, जो पाकिस्तान के 2 सूबों का पड़ोसी सूबा है, यानी सिंध का भी बॉर्डर राजस्थान से लगता है और पंजाब का बॉर्डर भी राजस्थान से लगता है। इसकी आबादी है 8.25 करोड़ 18 लाख, 8.25 करोड़ कह लीजिए। फिर कर्नाटक है, 7 करोड़ आबादी है। फिर गुजरात है, उसकी आबादी भी 7 करोड़ है। यहाँ नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई, 8 नंबर को 9 कर दिया, 9 को 8 कर दिया है। लेकिन गुजरात की आबादी कर्नाटक से ज्यादा है, यानी 7.5 करोड़ के लगभग है। और कर्नाटक जो है वो तकरीबन 7 करोड़, यानी थोड़ा सा उससे कम। तो ये इनके 10 बड़े सूबे। इसके अलावा नीचे और भी कई सूबे जिनकी आबादी 4.5 करोड़ 5 करोड़ है। तो ये तो वो आदाद शुमार हैं जिनको देखने के लिए आपको किसी खुफिया किताब का मुताला नहीं करना पड़ा। नेट पर हर तरह की साइट, को एक साइट नहीं होती जो अब ये आदाद शुमार दे रही होती है, बहुत सारी। इवन आप कोई इंसाइक्लोपीडिया खोल लें, ब्रिटानिका खोल लें, कोई और इंसाइक्लोपीडिया खोल लें और उसमें वहां चले जाएं इंडिया के चैप्टर में, वहां आपको आदाद शुमार मिल जाएंगे, वर्ल्ड एटलस में मिल जाएंगे, एल्मेनाक में मिल जाएंगे, इनकी अपनी सरकारी वेबसाइट होती है उनमें मिल जाएंगे।
اور ایون یہ جو بڑی بڑی خبر رساں ایجنسیاں ہیں ان کے بھی چارٹس ہوتے ہیں جن میں دنیا بھر کے اعداد و شمار، اس کے علاوہ اعداد و شمار کی الگ سے سائٹیں ہیں جن میں ہر طرح کے فگرز مل جاتے ہیں، کس ملک کی مالیات کتنی ہے، کس ملک کی ٹرانسپورٹیشن کیسی ہے، کس ملک کی لٹریسی ریٹ کیسا ہے، یہ ہر چیز مل جاتی ہے۔ تو اس دور میں یہ بریفنگ دی جا رہی ہے کہ بھارت اور چین کے جو سب سے بڑے صوبے ہیں وہ ہمارے بلوچستان کے صوبے سے بھی چھوٹے ہیں۔ آپ یہ سنیے ان کے الفاظ اور پھر اندازہ لگائیے کہ اس بریفنگ میں جو باقی اعداد و شمار دیے گئے ہوں گے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کہ چھوٹے صوبے کیوں ضروری ہیں، وہ بھی سارے کے سارے اسی طرح جھوٹ کا اور غلط بیانی کا نمونہ ہوں گے۔ یعنی وہاں بھی یہ اسی طرح کی کاریگری دکھائی ہوگی، بھی کاریگری دکھائیں کچھ طریقے سے۔ اب آپ تو پھر کل کو یہ بھی کہہ دیں گے کہ یہ جو ترنڈا محمد پناہ ہے یہ کراچی سے بڑا شہر ہے، اور راولا کوٹ جو ہے یہ نیو یارک سے بڑا شہر ہے، آپ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور لوگ کیا مان لیں گے اس بات کو؟ تو باقی البتہ ابھی ان کا ذکر آ گیا ہے اعزاز سید صاحب کا، تو ایک فکرہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں 2 نوٹس جاری کیے گئے گورنمنٹ کی طرف سے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ آپ جواب ان پر یعنی ان کو مجرم قرار دیا گیا ہے، پتہ نہیں کس بات کا، کیونکہ نوٹس میں جرم نہیں لکھا گیا۔ بظاہر کوئی خبر ہوگی جس پر اعتراض ہوگا۔ تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اخبارات کا زمانہ اب پہلے جیسا نہیں رہا، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک یہ صورتحال تھی کہ میڈیا کا مؤثر ترین نام اخبارات تھے، ٹی وی نہیں۔ تو اخبارات میں خبریں بہت مرتبہ غلط خبریں چھپ جاتی تھی، کبھی کوئی نیوز ایجنسی غلط خبر جاری کر دیتی تھی اور کبھی رپورٹر سے بھی غلطی ہو جاتی تھی۔ غلط خبریں چھپتی رہتی تھی تسلسل کے ساتھ، ایسا نہیں کہ سال میں کوئی ایک آدھ بار غلط خبر چھپ گئی۔ تو پھر کیا ہوتا تھا، متعلقہ حکومت یعنی اگر وہ صوبائی حکومت سے متعلق خبر ہے تو صوبائی حکومت، ورنہ وفاقی حکومت کا جو محکمہ انفارمیشن کا وہ ایک تردید ریبٹل اس کا جاری کر دیتا تھا کہ خبر غلط ہے، اصل صورتحال یہ ہے، اور اخبار وہ ان کا ریبٹل بھی، ان کا ڈینائل بھی اسی طریقے سے چھاپ دیتا تھا جس طریقے سے خبر چھپی ہوتی تھی، اور بات ختم ہو جاتی تھی۔ اور یہی طریقہ ہے کہ اگر کسی نے خبر غلط دے دی ہے، ہاں اگر کسی نے گالی دی ہے کسی کو، کسی کے ذاتی نجی کردار پر کیچڑ اچھالا ہے، تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے۔ لیکن غلط خبر یعنی وہ بھی تو ایک موقف ہے نا کہ وہ کہتا ہے کہ خبر صحیح ہے اور حکومت کہتی ہے کہ خبر غلط ہے، لہٰذا ہم اس کو گردن سے پکڑ لیں گے۔ یہ طرز عمل اس سے پہلے نہیں تھا، یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ اعزاز سید ہوں یا چاہے کوئی اور جرنلسٹ ہو۔ 3-4 دن پہلے ایک اور صحافی عمران شفقت کو بھی اسی طرح کا نوٹس آیا تھا، پتہ نہیں اس کا کیا بنا، وہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب نے جاری کیا تھا، اور جو میرے لیے اس لیے بھی حیران کن تھا کہ وہ تو ایک بہت نیک نام وسیع الظرف آدمی کے صاحبزادے ہیں، رفیق تارڑ صاحب کے، اور خود بھی ان کے بارے میں یہی تاثر ہے کہ وہ نیک نام اور اچھے کردار کے آدمی ہیں، تو ان کو تھوڑی فراخ دلی دکھانی چاہیے تھی۔ یہ تو کوئی بات نہیں کہ کوئی فکرہ، کوئی تنقید پسند نہیں آئی یا کوئی چیز تھوڑی سی خلاف واقعہ نشر ہو گئی تو آپ صحافی کو گردن سے پکڑ لیں۔ اور اس دور میں حالیہ 3-4 برسوں میں صحافیوں کے خلاف بہت زیادہ کارروائی ہوئی ہیں، جو کہ ایک افسوسناک رجحان ہے۔ اچھا، اب ہم ایشو پر آتے ہیں کہ کیا واقعی سال کے بعد پھر کوئی ہنگامہ برپا ہونے والا ہے، اور یہ 6 مہینے کا الٹیمیٹم تو خیر انہوں نے لا تعلقی اظہار کر دی اور ایک مرتبہ پسپائی اختیار کر لی گئی، لیکن کہا جاتا ہے جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ معاملہ تو ٹلے گا نہیں، یہ چلے گا اور یہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بھی ٹھس ہو جائے گی، یہ کام چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ صوبے بنانے پر کسی کو اعتراض نہیں۔ میں نے بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ صوبے بنتے ہیں، انڈیا میں بنے ہیں، دنیا کے کئی اور ملکوں میں بھی بنتے ہیں، پاکستان میں بھی بنا لیں، سرائیکستان کو صوبہ الگ کر دیں، بلوچستان کو پشتون بیلٹس والا صوبہ الگ کر دیں، جو جس طرح کریں۔ لیکن جو نقشہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اس طرح کے صوبے بنیں گے، غیر جغرافیائی، غیر تاریخی، یعنی صرف انتظامی یونٹ کی بنیاد پر صوبے، یہ تو پاکستان کی بالکانائزیشن کا پروگرام لگتا ہے۔ لبنان تو خیر ماشاءاللہ پہلے ہی ہم نے بنا دیا ہے پاکستان کو، لبنان سے زیادہ برا نقشہ یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے۔
तो खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान के 36 टुकड़े करने का जो प्रोग्राम है ये कामयाब होता हुआ मुझे तो नजर नहीं आता। इसकी वजूहत फिर कभी सही, लेकिन इस वक्त इस सवाल का जवाब कि आखिर ये मसले की जड़ है क्या, क्यों ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के कुछ 34, 32, 35 सूबे बन जाएं, पाकिस्तान इतने टुकड़ों में बट जाए, क्यों चाहते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक और बात कर दूं कि ये जो कुछ भी हुआ है ये एक डिबैकल हुआ है। यानी मोहसिन नकवी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका नुकसान एस्टेब्लिशमेंट को बहुत बुरी तरह हुआ, उसकी साख खराब हुई, बहुत ज्यादा रद्द-ए-अमल सामने आया और वो मनफी रद्द-ए-अमल था। एक मरतबा उसे पछतावा होना पड़ा और वो नेक नामी जो कमाई गई थी उस पर बहरहाल छींटे पड़े मोहसिन नकवी की वजह से, और खास तौर पर दो बातों की वजह से अवाम के अंदर नाराजगी ज्यादा हो गई है। एक तो वो जो मोहसिन नकवी साहब ने मार्शल लॉ की धमकी दी कि फील्ड मार्शल जो है वो रेड लाइन क्रॉस करना नहीं चाहते। वही बात जो मैंने की थी कि जब आप किसी से कहते हैं कि मैं आपका लिहाज कर रहा हूं तो दरअसल वो आपकी बेलिहाजी कर रहा होता है। तो ये फील्ड मार्शल ने ये बात नहीं कही होगी, लेकिन मोहसिन नकवी ने उनके मुंह में डालकर ये कर दी कि फील्ड मार्शल अभी तक आपका लिहाज कर रहे हैं, यानी वो मार्शल लगा देंगे। ये धमकी बड़ी उलट पड़ी। और फिर दूसरा वो जो खबर नश्र हुई इनके एक टीवी व्लॉगर्स के प्रोग्राम में कि 6 महीने का अल्टीमेटम है कि सूबे बनाओ, सदारती निज़ाम लाओ, फलां करो, वरना फिर नैब के मुकदमे तुम पर खोल दिए जाएंगे, बना दिए जाएंगे, खोल दिए जाएंगे, सबको अंतर कर दिया जाएगा। इसका सीधा साधा तर्जमा ये था कि अगर तो हमारी बात मानते हो तो करप्शन जायज है, करप्शन को कोई नहीं पूछेगा, फाइलें दबी रहेंगी, उनके गिर्द जो सुर्ख फीता बंधा हुआ है वो बंधा रहेगा और वो अपनी दराजों से नहीं निकलेंगी। लेकिन अगर आपने बात नहीं मानी तो ये मुकदमे आप पर चालू हो जाएंगे और आपको सबको जेल में डाल दिया जाएगा। ज़ाहिर इस बात का भी रद्द अमल सख्त हुआ, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक करप्शन जुर्म नहीं है, बल्कि वो करप्शन की हौसला अफजाई करती है। यानी जो इससे मतलब अखज़ होता है कि वो करप्शन की हौसला अफजाई करती है कि ताकि तुम करप्शन करो, ताकि हम वक्त आने पर तुम्हें इस्तेमाल कर सकें, ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवा सकें। तो ये दोनों चीज़ें इनके खिलाफ गई और बहुत नुकसान हुआ। और तीसरा नतीजा एक और भी निकला, वो ये कि मोहसिन नकवी साहब जो अमलन इस वक्त सुप्रीम या सुपर प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे, अब उनकी वो सुपर प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत ख़त्म हो गई है। वो वजीर के तौर पर बाकी रहेंगे। ज़ाहिर है उन्हें बरतरफ करने का कोई सोच भी नहीं सकता, इतनी बड़ी ताकत के वो रिश्तेदार हैं या भतीजे हैं या भांजे हैं या जो भी हैं, कौन उनको हटा सकता है। लेकिन उनका सुपर वजीर आजम होने की हैसियत ख़त्म हो गई। वो काबीना में रहेंगे, लेकिन काबीना के बाकी अरकान उनको एक अजनबी के तौर पर, एक नापसंदीदा अजनबी के तौर पर ट्रीट करेंगे। ये नहीं कि उन पर वो फिक्रे उछालेंगे, बल्कि एक दूरी इख्तियार करेंगे जो कि बड़ी अजियतनाक चीज़ होती है। आपको याद होगा कि स्कूल के ज़माने में लड़के क्या किया करते थे, किसी एक लड़के का तर्ज अमल अगर गलत है, उसकी हरकत व सकनात ठीक नहीं है, तो बाकी लड़के उससे दूर हो जाते थे। कोई उस पर हमला नहीं करता था, कोई उस पर तशद्दुद नहीं करता था, कोई उसे गाली गलोच नहीं करता था, कोई उसे ताने नहीं देता था। होता सिर्फ ये था कि लड़के बैठे हुए हैं 5, 7, 8, 10 जितने भी हैं, तो ये लड़का जिसको उन्होंने अछूत बना दिया होता है वो उनके पास जाता है और बैठ जाता है। तो जैसे ही वो बैठता है वो सारे के सारे लड़के उठकर किसी और जगह जा बैठते हैं। ये तर्ज अमल जो है ना, ये फिजिकल टार्चर से भी ज्यादा टार्चरस है, इतना ज्यादा शदीद ये मामला है। तो अब मोहसिन नकवी साहब काबीना में वजीर रहेंगे, उनको प्रोटोकॉल मिलेगा, उनके साथ इज्जत और एहतराम से बात की जाएगी, लेकिन फासला रखा जाएगा और मजमूई तौर पर उन्हें एक काबिल एहतराम अजनबी के तौर पर लिया जाएगा। तो ये कोई कम डेवलपमेंट नहीं है। और ये सारी चीज़, ये सारी मुसीबत इन्होंने खुद पैदा की। इतनी बड़ी बेएहतियाती ना करते, इतनी बड़ी नालायकी ना करते तो ये दिन न देखना पड़ता। अब हर आदमी ये बात कर रहा है कि अमन व अमान को तबाह कर दिया आपने, क्रिकेट को तबाह कर दिया आपने, और हुकूमत को आप ये कहते हैं कि आप तर्ज अमल ठीक करें। जो हुकूमत के मामलात हैं वो अपनी जगह हैं, बिल्कुल उनमें बहुत खराबियां हैं, उन पर भी बात करेंगे किसी और प्रोग्राम में। लेकिन इस वक्त
یہ جو جمہوری نظام کو سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، اب یہ اتنی ساری تگ و دور، اتنے شد و مت سے یہ پروگرام کو پرسو کرنا کہ ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور وجہ آپ جانتے ہیں. ایک تو وہ خزانے کی دیگ ہے، یہ دیگ کا جھگڑا ہے. یعنی حکومت کہتی ہے کہ جس طرح دنیا کے دوسرے ملکوں میں یہ خزانہ حکومت کے کنٹرول میں ہوتا ہے، تو یہاں بھی حکومت کے کنٹرول میں ہونا چاہیے، صوبوں کا حصہ ہونا چاہیے، وفاق کا حصہ ہونا چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دیکھ ہمارے پاس ہونی چاہیے، ہماری مرضی. آپ کسی کو ایک پلیٹ دیں، کسی کو آدھی پلیٹ دیں، کسی کو تھالی میں چاول ڈال دیں، کسی کو کیلے کے پتے پر ڈال دیں، لیکن دیگ ہماری ہے. ایک تو یہ جھگڑا ہے، اور دوسرا وہی پرانا تصور کہ پاکستان میں سیاستدان نہیں ہونے چاہیے، سیاستدانوں کو سیاست کا حق نہیں ہونا چاہیے. وہی ایلیٹ کیپچر. ایلیٹ کلاس کس سے کہتے ہیں؟ ایلیٹ کلاس ایک ملغوبہ ہے پاکستان میں، جس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں. سول، خاکی، بیوروکریسی اس میں سب سے اوپر ہے. پھر نیچے صنعت کار ہیں جو قرضے لیتے ہیں اور معاف کراتے ہیں اور درآمد کرتے ہیں اور برآمد کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ پہلے گندم کی فصل کو کرش کیا گیا، کاشتکاروں کو برباد کیا گیا، پھر گندم اب درآمد کی جا رہی ہے، چینی کی برآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. ایک صنعت کار، پھر وڈیرے جاگیردار، کیونکہ جاگیردار اپنے گاؤں میں، شہر سے دور دراز موجود اپنے گاؤں میں بیٹھ کر بھی اسلام آباد کی حکمرانی میں حصے دار ہوتا ہے. وہ کس طرح؟ ایک تو وہ فیوڈل ہوتا ہے، خود جاگیردار ہوتا ہے. دوسرا اس کا کوئی بیٹا افسر ہوتا ہے، سول افسر یا خاکی افسر. بھتیجا تھانے دار ہوتا ہے. بھانجا کو صنعت کار ہوتا ہے. کوئی داماد جو ہے وہ MP ہوتا ہے. تو یہ جاگیردار. پھر مشائخ، یہ جو پیر گدی نشین، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک لازمی حصہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو شف سرکار ہے، ایک ٹوٹل فراڈ، بالکل قطعی بے رحم قسم کا اور بہت ہی گھٹیا قسم کا فراڈ. وہ پیر شف جس کا نام ہے، وہ اپنے طور پر پیر نہیں ہے. وہ ہائیبرڈ پلان جو تھا نا، جب عمران خان کے زمانے میں جو بنایا گیا تھا، تو اس پلان کا وہ حصہ تھا، وہ پروجیکٹ کا حصہ تھا. اس کو پھر پروجیکشن دی گئی اور دکھایا گیا ٹی وی چینلز پر کہ دیکھو یہ ایک پہنچے ہوئے مہاتما جو ہیں ہمارے درمیان اتر رہے ہیں، پھونک مارتے ہیں اور فالج کا مریض جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں درست ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہر طرح کے مافیاز اس اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں. بلڈرز مافیا ہوں، قبضہ مافیا ہوں. اب اسلام آباد میں پچھلے دنوں کیا ہوا؟ قبضہ مافیا کے لیے 3 لاکھ افراد کے گھر تباہ کر دیے گئے، ان کو برباد کر دیا گیا، ان کو زندہ دفن کر دیا گیا. 3 لاکھ انسانوں کو اس مافیاز کی خوشنودی کے لیے. اب وہ مافیاز کا قبضہ ہے ان کی ساری زمینوں پر. وہ وہاں پتہ نہیں کیا بنائیں گے، سوئمنگ پول بنائیں گے، ریزارٹ بنائیں گے، جوا خانے بنائیں گے، کسینو بنائیں گے، عیاشی کے اڈے بنائیں گے، مساج پارلر بنائیں گے، یا فارم ہاؤس بنائیں گے. مجھے کچھ نہیں پتا وہ کیا بنائیں گے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ بنائیں گے. تبھی تو 3 لاکھ آدمیوں کا معاشی قتل عام کیا گیا. تو یہ سارے عناصر مل کر ایک بہت بڑا مرغوبہ ہے جو ایلیٹ کلاس ہے. اور پروگرام یہ ہے کہ سیاستدانوں کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے، نئے چھوٹے چھوٹے صوبے بنائے جائیں، اور وہاں ایلیٹ کلاس کے ممی ڈیڈی گروپ کے جو بچے ہیں، اور وہ وزیر اعلیٰ ہوں، وہی اسپیکر ڈپٹی اسپیکر ہوں، وہی سیکرٹری چیف سیکرٹری ہوں، وہی جج ہوں، وہی سیشن جج ہوں. یعنی ممی ڈیڈی کلاس، وہ جو اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں 6 افراد کو ہلاک کر دیتے ہیں اور پولیس ان پر مقدمہ درج کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتی. تو وہ کلاس آگے لانے کا منصوبہ ہے، جن کا کوئی سیاسی ویژن نہیں، جن کی کوئی تعلیم نہیں، جن کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں، صرف انگریزی بولنا اور جدید دور کے جو فیشن ہیں اور جدید دور کے جو فنکشن ہیں ان کو وہ ارینج کرتے ہیں اور پارٹیاں کرتے ہیں، لیٹ نائٹ پارٹیاں کرتے ہیں، اور ان پارٹیوں کے نتیجے میں کیا کچھ ہوتا ہے وہ تو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس کلاس کو حکومت دی جائے گی جس کی کوئی سیاسی اپروچ ہی نہیں ہوگی. وہ رنگ رلیاں منائیں گے. عوام کو پاکستانی سوسائٹی میں کارنر کر دیا جائے گا کہ بھئی تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں کوئی کھانا پینا دیا جا سکے. تمہاری جو حالت ہے وہ اس پر آپ قناعت کرو، اور تمہاری حالت وہ جو کنویں میں رہٹ میں
जोता हुआ बैल होता है, बस वो है। सारा दिन उसने पानी निकालना है, ये सारा दिन उसने कुएं के गिर्द घूमना है, या कोल्लू का बैल समझ ले कि सारा दिन उसने सुबह से लेकर रात तक 12 घंटे उसने ड्यूटी देनी है, और उसके बाद उसको 2 वक्त की घास मिलनी है, बस। ये उसका इस्तेकाक है, और आवाम का इस्तेकाक भी इससे ज्यादा का नहीं है। तो ये है घुट के मर जाऊं, ये मर्जी मेरे सयाद की है। तो ये प्लान है, लेकिन मुझे ये प्लान कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत सारी रुकावटें पैदा हो गई हैं। और दूसरी ये कि सियासतदान जिस तरह अब लाइन अप हो रहे हैं, अब आपने कल मौलाना फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, बहुत ही खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो ये चीजें जो है ना सारी, इनको अबूर करना इतना आसान नहीं रहा। नाज़रीन, इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।